Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 अगस्त 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा पीआईबी है, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को मिक्स करके प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई पीआईबी का एनालिसिस अलग से देखूं, डाउन टू अर्थ का एनालिसिस अलग से देखूं, डाउन टू अर्थ की मैगजीन अलग से पढ़ूं। ऐसा कोई आपको ज़रूरत नहीं है। सभी को कंपाइल करके डेली बेसिस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। और आज ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स नहीं है, 4-5 आर्टिकल्स हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में बात की जा रही है एक रिवर के बारे में, नंदाकिनी रिवर। अब नंदाकिनी रिवर एक कारण की वजह से चर्चा में है, वो कारण भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब से मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर्टिकल के अंदर में ये जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। डेटा प्रोवाइड करवाने का मतलब है कि ये हमारे कौन से सब्जेक्ट से लिंक होगा वो भी आपको हर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। जैसे नंदाकिनी रिवर हमारी ज्योग्राफी का टॉपिक है, और ज्योग्राफी आपको पता होगा दोस्तों, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में आता है। ठीक है, तो खबर क्या निकल कर आती है, न्यूज़ ये है कि नंदाकिनी रिवर में जो इसका वाटर लेवल है, जो पानी का स्तर है, वो रिसेंटली एक डेंजर वाले मार्क को, जो खतरे का मार्क था, उसको वो क्रॉस कर गया उत्तराखंड के चमोली में। क्यों? क्योंकि बहुत ही भयानक बारिश हुई है उसकी वजह से। इस वजह से यहाँ पर नंदाकिनी रिवर चर्चा में आई हुई है। अब नंदाकिनी रिवर का जो रीज़न है न्यूज़ में आने का वो तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में वो रीज़न आपसे पूछा जाएगा? नहीं। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बारिश की वजह से इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। पूरा पूरा जो न्यूज़पेपर का पेज है, इंडियन एक्सप्रेस का चाहे द हिंदू का, वो पूरा पूरा पर्टिकुलर पेज डेडिकेट किया जा रहा है उस सारे के सारे इंसिडेंट्स को। तो अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो नंदाकिनी रिवर अभी आज के समय पर हर एक न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, कहीं भी उठा लो, हर एक न्यूज़ चैनल उठा लो, नंदाकिनी रिवर को बहुत तेज़ी से कवर किया जा रहा है। हर एक चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि अगर मुझसे ये एग्जाम में ये पूछ ले तो फटाक से मैं उसका आंसर दे दूँ। तो गंगा नदी की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। तो गंगा की जो 5 सहायक नदी हैं उसकी एक सहायक नदी नंदाकिनी भी है। ठीक है, नंदाकिनी भी गंगा की ही एक सहायक नदी है। ये कहाँ से निकल कर आती है? तो नंदा देवी सेंचुरी से ये नदी निकल कर आती है और थोड़ी दूरी पर जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। और जहाँ पे अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है वहीं पर नंद प्रयाग बनता है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा घूम गया टॉपिक। नहीं, घूमने नहीं देंगे, एक फ़ोटो लेकर आए हैं। इस फोटो में बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने पंच प्रयाग के बारे में ज़रूर से सुना होगा, जो अलग अलग पंच प्रयाग हैं। इवन आपने गंगा नदी के बारे में सुना होगा। लोग कहते हैं गंगा नदी यहाँ से निकलती है, वहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, वो बनती है एक जगह से। चलो आज मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले आप देख पाते होंगे दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा छोटा 4 धाम। ठीक है, तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। ये जो आपको ब्लू वाली नदी दिख रही है ना, ये अलकनंदा है। और वहीं पास से एक और नदी निकल कर आती है, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है, तो जब वो नदी, 2 नदियाँ आपस में मिल रही होती है तो एक प्रयाग बनाती हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। अब दोनों मिल गई, अब नदी आगे बढ़ती है धीरे धीरे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब दोनों नदी मिल गई हैं, लेकिन अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलकर आ रही है और धौली गंगा इसमें बीच में मिल गई है। फिर भी नदी आगे बढ़ रही है, तब भी इसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा इसलिए है क्योंकि ये देखा जाता है इन दोनों नदियों में से गहरी नदी कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा गहरी होगी उसी का नाम आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे धौली गंगा गहरी होती तो उसका नाम यहाँ पे रख दिया जाता, लेकिन अभी धौली गंगा मिली, लेकिन अभी भी गहरी कौन सी है? अलकनंदा गहरी है। तो इस वजह से यहाँ पर अलकनंदा नाम चलता हुआ आ रहा है आगे। क्लियर हो गया? समझ गए? अब बीच में ये आपको नंदाकिनी नदी दिख रही होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकल कर आती है? नंदा देवी सेंचुरी से। और निकल के आने के बाद में थोड़ी दूरी को कवर करने के बाद में ये नदी आई और उसके बाद ये अलकनंदा में ही जाकर मिल गई। और जहाँ पर अलकनंदा और साथ ही साथ में नंदाकिनी मिलते हैं वहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। और अभी भी अलकनंदा गहरी है, इस वजह से जो नदी आगे बढ़कर जाएगी उसका नाम भी अलकनंदा ही रखा जाएगा। फिर थोड़ी दूरी पर पिंदार गंगा जो नदी ऊपर से निकल कर आती है वो भी आकर अलकनंदा में मिल जाती है। समझ गए? ठीक है। अब अगेन अलकनंदा अभी भी गहरी है, इस वजह से बढ़ती चली जाएगी तो वो भी अलकनंदा ही कहलाएगी अभी भी। फिर उसके बाद में केदारनाथ से एक नदी निकल कर आती है पीछे से, मंदाकिनी। ये नंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी और मंदाकिनी अलग है। नंदाकिनी इधर से आ रही है, मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है। तो मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकल कर आ रही है वो भी एक पॉइंट पर आके अलकनंदा से मिल जाती है। अब यहाँ पे जब मिल गई तो ये यहाँ पे जैसे मैंने बोला दो नदियाँ मिल रही है तो एक प्रयाग बना रही हैं। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो रुद्र प्रयाग बनता है वहाँ पे। ठीक है। अगेन यहाँ पे अलकनंदा अभी भी गहरी है तो जो नदी आगे बढ़कर निकलेगी उसका नाम अभी भी अलकनंदा ही होगा। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। अब पीछे से गंगोत्री से एक और नदी निकल कर आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी गंगोत्री नदी से निकल कर आई है। तो वो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। अब क्या होता है? अब यहाँ पर दोनों की गहराई बराबर होती है। अब क्या रखें नाम? अब नाम अलग रख दिया गया, यानी भागीरथी और अलकनंदा दोनों जहाँ पे मिल गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, गहराई बराबर है। अब जो नदी निकल कर आती है उसका नाम रखा जाता है गंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि गंगा वहाँ से निकल कर आती है। नहीं, कहीं से निकल कर नहीं आती है। भागीरथी और अलकनंदा को मिलने के बाद में गंगा नदी बनती है। बात क्लियर हो गई? तो आपने आज इन प्रयाग के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग कौन सा है? जहाँ पर पिंदार गंगा मिलती है। लेकिन अभी हमने डिस्कस करना था नंदाकिनी के बारे में, वो मैंने आपको बताया। नंदाकिनी अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा नंद प्रयाग कहलाता है। मैंने आपको पूरा का पूरा जो इसका जर्नी है नदी की वो मैंने आपको समझा दी है। बाकी अगर इसका पूरा कोर्स देखें तो कहीं ना कहीं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा उत्तराखंड का, वहाँ से बहकर निकलती है। ठीक है, गढ़वाल रीजन से यहाँ पे गुजरती है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करती है। उसके बाद में जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है नंदप्रयाग में। दोस्तों, बोला जाता है कि नंदाकिनी नदी के आसपास काफ़ी बड़े बड़े हिमालयन पीक्स हैं। नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, इस प्रकार से अलग अलग पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। नंदाकिनी नदी का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ये नदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हिंदू कल्चर में। कहीं ना कहीं लॉर्ड विष्णु जी से हम यहाँ पर उस नदी को लिंक करते हैं। अब बोला यह जाता है कि इस नदी के आसपास का जो रीजन है ना, वहाँ पर बहुत पुराने ज़माने के मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग श्राइन्स बने हुए हैं, टेम्पल्स हैं बहुत सुंदर सुंदर। जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है नंदाकिनी रिवर के जो पास में जो सबसे फेमस टेम्पल है वो नंद प्रयाग टेम्पल। और वो नंद प्रयाग टेम्पल पर्टिकुलरली विष्णु जी को, हमारे भगवान विष्णु जी को डेडिकेट किया हुआ है। समझ गए? अब देखो, बोला जाता है कि जो ये टेम्पल है नंद प्रयाग टेम्पल, इसको बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के थ्रू। आदि शंकराचार्य जी के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अब बात आती है ट्रिब्यूटरीज की, यानी नंदाकिनी नदी की आसपास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। बोला जाता है छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियाँ नंदाकिनी को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नंदाकिनी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे पॉपुलर ट्रिब्यूटरी है पिंदार रिवर। पिंदार रिवर भी नंदाकिनी को जोड़ती है, नंदाकिनी की सहायक नदी है। उसके अलावा नंदाकिनी नदी के आसपास अगर आप देखोगे रीजन तो काफ़ी रिच वाइल्ड लाइफ प्लस बायोडाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जानवरों की प्रजातियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उस नदी के किनारे किनारे जंगल हैं घने। ये जो रीजन है, ये रीजन कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ का आज के समय पर घर बना हुआ है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ मतलब जैसे हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में यानी कि नंदाकिनी नदी के किनारे किनारे आपको देखने को मिलते हैं। इवन जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ना, ये आज के समय पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जो ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है दूसरी तरफ, ये भी काफ़ी फेमस है। ये एल्पाइन वाले फ्लावर के लिए फेमस है। जो एल्पाइन वाले फूल होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं और मॉनसून के समय पर बड़े सुंदर से खिल के निकलते हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि एंडेंजर्ड है, ख़त्म होने वाली है। जो आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एल्पाइन फ्लावर का है। ठीक है, ये मानसून के समय पर खिल कर निकलते हैं। ये भी यहाँ पे नंदाकिनी नदी के आसपास वाले जो हमारे पार्क्स हैं वहाँ पर नजर आएंगे। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आ चुका है। तो दूसरी चीज़ आपने करना क्या है, मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट होता है, हमारा टारगेट है कि रोज़ाना जैसे 2000 लाइक्स का होता है, तो प्लीज़ उसको 2000 लाइक्स को पहुंचा देना। यहाँ पे बात की जाती है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतने डरने की बात नहीं है। वैसे एक केस अभी निकल कर आया है जहाँ पर दिल में, हृदय के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। इस वजह से माइक्रो प्लास्टिक चर्चा में है। पहली बार चाइना के अंदर एक इंसान के दिल में ये प्लास्टिक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, आओ एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट की एक पूरी टीम चाइना के अंदर में, उन्होंने ये पाया कि एक इंसान के दिल के अंदर में पहली बार माइक्रो प्लास्टिक पहुंचा। तो इसकी वजह से खबर चारों तरफ चर्चा में, इंटरनेशनल लेवल पर, अलग अलग पूरे यूरोपियन आप न्यूज़पेपर देखोगे, सब जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि माइक्रो प्लास्टिक सर होती क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रोबीट्स को लेकर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है। एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। अब प्लास्टिक का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। जो माइक्रो प्लास्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक के बहुत ही टाइनी बिट्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी माइक्रो प्लास्टिक्स। बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो माइक्रो प्लास्टिक हैं कभी कभी बड़े बड़े प्लास्टिक के टुकड़े में से टूट जाती हैं, या कभी कभी यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं या कपड़े वगैरह होते हैं, जब आप खरीदते हो तो उसमें से भी छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स निकलती हैं। समझ गए। माइक्रो प्लास्टिक वैसे बड़ी प्लास्टिक से अलग है। जैसे हमारी बॉटल हो गई वो अलग है, माइक्रो प्लास्टिक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटल एनवायरमेंट में पड़े 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 सड़ते सड़ते वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम पता कैसे करेंगे कि यही है माइक्रो प्लास्टिक। कोई साइज़ वगैरह है क्या? तक वो साइज़ हमने नहीं डिफाइन किया है, लेकिन जो हमारी NOAA है, यूरोपियन केमिकल एजेंसी है, उन्होंने डिफाइन किया है और ये बोला है कि माइक्रो प्लास्टिक्स वो होंगी जिसका साइज़ 5 mm से कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट में देकर पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्लास्टिक का साइज़ क्या होता है। तो वैसे अभी जो अलग अलग इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक का जो यहाँ पे साइज़ है वो है 5 mm, ठीक है। लेंथ में 5 mm का जो प्लास्टिक होगा माइक्रो प्लास्टिक होगा। वैसे दो प्रकार की माइक्रो प्लास्टिक्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब छोटी छोटी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स के अंदर सजने धजने के काफ़ी सारे सामान है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होता है यूज़। प्लस क्लॉथिंग हो गया, दूसरे कपड़े हो गए, या कोई फिशिंग नेट हो गया, यहाँ से छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक झड़ती हैं, निकलती हैं और डायरेक्टली यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर में वो एंटर कर जाती हैं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से। समझ गए। अब दूसरी तरफ हमारा सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक होता है। जो सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक होता है, ये पार्टिकल्स बड़े वाले प्लास्टिक के टुकड़े से टूट कर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल हो गई, जैसे मैंने बोला एनवायरमेंट में फेंक दी, पड़ी हुई है लंबे समय से, अब वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद में वो ख़त्म होते होते सड़ते सड़ते छोटी छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर में टूटनी स्टार्ट हो जाती है। समझ गए। तो ये हमारी सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक हो गई। क्वेश्चन ये है कि इनका असर हमारे एनवायरमेंट पर क्या पड़ेगा। एनवायरमेंट पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। सबसे पहले माइक्रो प्लास्टिक कभी भी ऐसे ख़त्म नहीं होती है, एनवायरमेंट से पड़ी रहेंगी 100 साल तक, एनवायरमेंट से ख़त्म नहीं होंगी, हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करती रहेंगी। एक बार एनवायरमेंट के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, लंबे समय तक वो एनवायरमेंट में पड़ी रहेगी। प्लस होगा क्या, आने वाले समय पर ये समुद्र में पहुंचेगी, पानी के अंदर पहुंचेगी और जगह पर पहुंचेगी। इससे क्या होगा, समुद्र के अंदर जो मछलियाँ हैं उस माइक्रो प्लास्टिक को खाएंगी और काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो, जिनकी जो डाइट होती है बेसिकली वो नॉन वेज डाइट होती है, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो फ़िश खाना पसंद करते हैं। फिर वो माइक्रो प्लास्टिक फ़िश के अंदर पहुंचा और उस फिश से सीधा यहाँ पर उस इंसान के फूड में पहुंच गया। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, कहीं ना कहीं फूड चेन के अंदर भी जो माइक्रो प्लास्टिक है वो एंटर कर रहा है। ठीक है। इतना ही नहीं, ये माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स हो गए, पोल्यूटेंट्स हो गए, उन सबको ये कैरी कर सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक का हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ। ये आप देख पाओगे, एक फ़िश है, फ़िश के अंदर से ये छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स निकली हैं। अगर एक इंसान इसको कंज्यूम कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक उसके शरीर में पहुंच जाएगी और शरीर से ही यहाँ पर कह सकते हो हार्ट के अंदर भी ऐसे ही कुछ सिनेरियो की वजह से पहुंची होगी, वो भी चाइना के अंदर है, तो कहीं ना कहीं कोई तो कोई कारण हो गई। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में ब्यूबॉनिक प्लेग के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। आज के आर्टिकल भले ही कम हो लेकिन शानदार हैं। यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। ब्यूबॉनिक प्लेग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से हज़ारों में लोगों की मौत हुई थी। बहुत ही खतरनाक बीमारी।
अभी क्या हुआ है कि चाइना के नदर्न रीजन में, जो चाइना का नदर्न रीजन है, रीजन ऑफ इनर मंगोलिया, वहाँ पर ब्यूबॉनिक प्लेग के 2 केसेस निकल कर आए हैं। अगेन पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसकी फिर से चर्चा हो रही है। तो ब्यूबॉनिक प्लेग क्या है? ब्यूबॉनिक प्लेग एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है, जो कि एक प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ब्यूबॉनिक प्लेग एक वायरल इन्फेक्शन है? नहीं, वायरल नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके इन्फेक्शन के पीछे एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया को बोलता है यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, और ये जो पेस्टिस है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमंस को, एनिमल्स को आराम से अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि बीमारी फैलती कैसे है? ये फैलती है फ्लीज के माध्यम से। जो आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है ना, यही है फ्ली, इसके माध्यम से बीमारी फैलती है। ये ब्यूबॉनिक प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ब्यूबॉनिक प्लेग का दूसरा नाम है ब्लैक डेथ। ये एक प्रकार का प्लेग, इतना खतरनाक प्लेग, इससे गले के अंदर में काफ़ी बड़ी सूजन आ जाती है इस बीमारी के अंदर में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्लेग है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के प्लेग भी पाए जाते हैं। एक होता है सेप्टिकेमिक प्लेग, ये ब्यूबॉनिक प्लेग अलग है। एक है सेप्टिकेमिक प्लेग। सेप्टिकेमिक प्लेग में क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन है वो पूरे बॉडी के अंदर में फैल जाता है। लेकिन ब्यूबॉनिक प्लेग में इस प्रकार से गले में गांठें पड़ने लगती हैं, और ऐसे शरीर में धीरे धीरे और भी बहुत सारी गांठें पड़ने लगती हैं। ठीक है, और जो एक और प्लेग होता है उसको बोलते हैं न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग, जब हमारे लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, वो पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तब ब्यूबॉनिक प्लेग न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है। क्लियर हो गया? अब बात है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसके सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है। देखो, ब्यूबॉनिक प्लेग के जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम है सडनली हाई फीवर, बहुत तेजी से बुखार चढ़ जाना। ठीक है, हमारे पेट में दर्द होना, पेट के आसपास एरिया में, आर्म्स में दर्द होना, पैर में दर्द होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। और जैसे मैंने बोला, जो हमारा नेक है, जो हमारा गर्दन है, जो हमारा लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वेलन आ जाता है। वहाँ पे वो जो लिम्फ नोड्स है वो सूज जाते हैं, गांठें बनने लगती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आने लगती है। क्वेश्चन ये है कि ब्यूबॉनिक प्लेग ट्रांसमिट कैसे होता है? क्या ये एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में फैल सकता है? बिल्कुल। देखो, ये जो पेस्टिस है, ये आराम से, ये फ्लीज इन कीड़ों के माध्यम से फैल जाती है। ठीक है, दूसरे एनिमल्स में भी फैल सकती है। इवन ये बीमारी एनिमल से ह्यूमंस में भी फैल सकती है। जो ये जानवर है वो अगर सीधा काट ले यहाँ पर, ठीक है, मान लो कोई इन्फेक्टेड कीड़ा है जिसको ये प्लेग हुआ है, उसने यहाँ पर किसी इंसान को काट लिया, उसके कांटेक्ट में आ गया, तो बीमारी कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन इसका काफ़ी खतरनाक है। और बोला जाता है यहाँ पर जूनोटिक डिजीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कोरोना एक जूनोटिक डिजीज़ था ना, जानवर से इंसान में फैला, फिर इंसान से इंसान में फैला, वैसे यहाँ पर कह सकते हो ये ब्यूबॉनिक प्लेग है। ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। ये बीमारी सीधा एनिमल से इंसानों में फैल सकती है। क्वेश्चन ये है, इसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है पूरी तरह से, और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लगेगा। मतलब जिसको भी होगा ब्यूबॉनिक प्लेग, वो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकता है। अब एंटीबायोटिक्स जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ नाम दिए गए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऐसा मिलता जुलता नाम जो हमने आईफिल में यूज़ किया है, ड्रॉप, मतलब आगे मिलता जुलता नाम बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। फिर लेवोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, फिर उसके बाद में जेंटामिसिन है। तो इस प्रकार के यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं ब्यूबॉनिक प्लेग को ट्रीट कर सकती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये थोड़ा सा जानलेवा हो सकती हैं अगर, मतलब ये बीमारी थोड़ी जानलेवा हो सकती है अगर हमने इसको प्रॉपर टाइम पर ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, दवाइयाँ नहीं ली तो। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ क्या निकल कर आती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हुआ क्या है, जो डीएमआरसी है, दैट इज़ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली की जो मेट्रो है, उन्होंने हाल ही में एक नया इनिशिएटिव पब्लिक के सामने रख दिया है। उस इनिशिएटिव का नाम दिया गया है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। इससे ये पता चलेगा, मतलब आप कह सकते हो इस इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं जो मेट्रो ट्रेन है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे कोई अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर अपनी गाड़ी मोटर यूज़ ना करें, वो मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मेट्रो से पोल्यूशन नहीं होता है। तो मेट्रो से पोल्यूशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मेट्रो ट्रेन्स कार्बन एमिशन को कम करने में मदद कर सकती हैं, और ये डायरेक्टली लोगों के ऊपर होगा। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ करेंगे तो कार्बन एमिशंस कम होंगे, ये यहाँ पर डीएमआरसी का कहना है। अब क्या होगा, चलो ये तो बात पता है सबको, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि आप जितना ट्रैवल करोगे आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने कितना पोल्यूशन कम किया। कैसे? तो उसके लिए मेट्रो ट्रेन का जो आप टिकट मिलेगा उसमें इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्यूआर कोड आईडी दी जाएगी, आप स्कैन करके सारी चीज़ ट्रैक कर सकते हो। समझ गए?
तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल क्या है? ये बेसिकली हमारे डीएमआरसी का एक इनिशिएटिव है। इससे यहाँ पे जो लोग हैं, आप हो, मैं हूँ, अगर हम यहाँ पे इस मेट्रो का यूज़ करते हैं, दिल्ली मेट्रो का, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हम किस तरीके से पोल्यूशन को कम करने में मदद कर रहे हैं इस मेट्रो रेल सर्विसेज को अपनाकर। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो डेली आने जाने वाले लोग हैं मेट्रो से, ठीक है, या किसी और सर्विसेज से आते जाते होंगे, लेकिन अगर वो मेट्रो से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, जो ये अमाउंट है ना कार्बन एमिशन का, ये कैलकुलेट किया जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। ये इनिशिएटिव पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जो सरकार का एक इनिशिएटिव है ना, लाइफ, जिसका हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ, इस कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव के राह पर चल रहा है ये वाला दिल्ली का इनिशिएटिव भी। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसके फीचर क्या होंगे? जो भी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे दिल्ली मेट्रो से, उनको क्यूआर कोड वाला टिकट दिया जाएगा और क्यूआर कोड के ऊपर ये सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी कि कितना कार्बन एमिशन आपने कम किया है इस टिकट का यूज़ करके, यहाँ से यहाँ तक मेट्रो को ट्रैवल करके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसको कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो अलग अलग बॉडीज़ है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं। जो ये कार्बन है, ये कार्बन सेविंग के बारे में, ये जब आप मतलब स्कैन करोगे ना, जो आपका टिकट मिला है, स्कैन करने के बाद में सारा डेटा आएगा। इवन आपका जो डीएमआरसी मोबाइल ऐप होगा, मोबाइल ऐप में भी आपकी सारी जर्नी दिखाई जाएगी कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने दिया है पोल्यूशन को कम करने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल नहीं, यहीं पर बोला जा रहा है कि जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव चलाया गया है दिल्ली मेट्रो के थ्रू, ये कहीं ना कहीं जो सरकार का एक इनिशिएटिव है मिशन लाइफ करके, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उससे उसी के राह पर चल रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्या है, आओ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भारत का, दुनिया का, सॉरी भारत का मतलब भारत लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है। हम दुनिया भर को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, हम हर एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, हमारे जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है उसकी सुरक्षा कर सके। और इस इनिशिएटिव को, लाइफ फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, जो 26वां यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी, यानी कि जो COP की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, उसके अंदर यहाँ पे, यानी नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं हम, उस मीटिंग के दौरान यहाँ पे ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर इनिशिएटिव उठाया गया था। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि लगभग 1 बिलियन जो इंडियंस है, 1 बिलियन इंडियंस को, और प्लस यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग जो अलग अलग देशों में हैं, ठीक है, 1 बिलियन इंडियंस जो हमारे मतलब आप कह सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं, उन सबको यहाँ पे हमें क्या करना, ये दर्शाना कि जो ये लाइफस्टाइल एनवायरमेंट मूवमेंट है, ये किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है एनवायरमेंट के अंदर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। यानी एक इंसान की जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी इस तरीके से जिए कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान ना पहुँचे। ये बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है, इसका मॉडल है P3 मॉडल। P3 मॉडल ध्यान रखना, P3 का मतलब है प्रो प्लानेट पीपल। प्रो प्लानेट पीपल मतलब ये इन्हीं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। यानी एक इंसान जो है प्रो प्लानेट पीपल बन के आए, यानी कि उसका जो लाइफस्टाइल, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, वो तरीका हो जिससे हमारे प्लानेट को या हमारे पृथ्वी को या हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। समझ गए? तो ये लाइफस्टाइल के यहाँ पे बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन। तो आज के MCQ, तो दोस्तों आज के MCQ मैं नहीं ला पाया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट तैयार कर रहा था। कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, वो आर्टिकल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको MCQ लगाना है आज के वीडियो से तो पॉसिबल होगा तो मैं कल वाले वीडियो में लगा दूंगा, आप उस वाले MCQ को भी आप एक बार कर सकते हो। इससे क्या होगा, आज के वीडियो का आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।